हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर टू बी दी ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा इन्फोर्स आया था 4 मार्च 1789। ठीक है, और आप मेरे को कमेंट में ये बताना कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स में आया था, कब कमेंसमेंट हुआ था। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज हितेन जोशी। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि यूएस और एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जब हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ऑन वन हैंड कि जब हम इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इक्वलिटी का कोई भी प्रिंसिपल नहीं था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम प्रीएम्बल देखते हैं, सो देयर वाज नो इक्वलिटी क्लॉज इन प्रीएम्बल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789। जब यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था 1789 में, या जब से इन्फोर्स में आया था, उस टाइम में हमारा यूएस में आपका इक्वलिटी के क्लॉज नहीं था। लेकिन जब हम इंडिया से कंपेयर करते हैं इसको, सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन हमारा इक्वलिटी क्लॉज है, जो हमको आर्टिकल 14 में मिलता है। आर्टिकल 15 एंड 21 ये तीनों एक ट्राइंगल की तरह काम करते हैं, जो इक्वलिटी की क्लॉजेस की बात करते हैं। एंड ऑल्सो हमारा आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। बट यहाँ पर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ ब्लैक प्रेसिडेंट इन 1881, 13th and 14th and 15th constitutional amendment act were passed and slavery was abolished. So initially ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 बात करता था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, बट यूएस में आफ्टर द पासिंग ऑफ 13th, 14th एंड 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाद में वहाँ पर आपका स्लेवरी अबॉलिश किया गया था। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि जब हम यूएस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि वहाँ एक स्ट्रिक्ट फेडरेशन का हम स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म को ऑब्जर्व करते हैं, या वहाँ हम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर भी जो है वहाँ पर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बट इंडिया में वी सी दैट यहाँ पर हमारा जो कल्चर है, हम जो जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, दैट इज क्वासी फेडरल इन नेचर, जो कि सेंटर की तरफ ज़्यादा टिप्ड रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट ये आता है कि देर इज नो कंकरेंट लिस्ट। जैसे आपको पता होगा हमारे आर्टिकल 246 में हमारे 3 लिस्ट के बारे में बात कर रखा है ना। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। सो बेसिकली यूएस में कोई भी कंकरेंट लिस्ट का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। और जैसे हम आर्टिकल 248 में देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वहाँ पर रेजिडुअरी पावर जो होती है वो सेंटर के हाथ में होती है या पार्लियामेंट के पास में होती है। बट इन द केसेज ऑफ US, residuary power rests with the state. ठीक है, so we can say that there is strict separation of powers and there is strict federation in the US constitution. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जो US में है, हम देखते हैं कि देर इज वी फॉलो द कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट काम करता है। जैसे स्टेट्स के पास भी सिटीजनशिप पावर्स होती है और एट द सेंट्रल लेवल भी सिटीजनशिप के पावर और कंसेप्ट रहते हैं। इसलिए इन द यूएस वी सी दैट देयर इज कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। बट इन इंडिया जब हम इसको इंडिया से कंपेयर करते हैं, सो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है। जैसे आप इसको आर्टिकल 9 से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 9 जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता है कि हमारे पास कोई भी डुअल सिटीजन या कोई भी पर्सन डुअल सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 9। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि इन द यूएस जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, यूएस प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द कंट्री। उन्हीं के पास में पावर होती है, जितने भी स्टेट के मैकेनिज्म्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की पावर बेसिकली वहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है, एंड प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द कंट्री। बट जब हम इंडिया में बात करते हैं, सो प्रेसिडेंट डज नॉट होल्ड द एक्चुअल पावर्स, ही जस्ट होल्ड द नॉमिनल पावर्स, और ही जस्ट होल्ड द वी कैन से दैट उसके पास एक्चुअल पावर्स या रियल पावर्स नहीं होती है। जो रियल पावर्स होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सो ये हमारे इंडिया में पॉइंट आ जाता है दैट पीएम रिप्रेजेंट्स कंट्री एंड चॉइस ऑफ पीपल इन इंडिया। ठीक है, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं, और यहाँ पर हम बोलते हैं देयर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और हमारे होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी
इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इमरजेंसी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज सस्पेंडेड, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम, जैसे आपको पता होगा कि जब हम एडीएम जबलपुर केस देखते हैं जो 1976 में हुआ था, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी दी ब्लैकेस्ट जजमेंट, है ना, या ब्लैक पीरियड माना जाता है ऑफ द इमरजेंसी टाइम्स। सो उस केस में यही हेल्ड हुआ था कि आपके आर्टिकल 20 और 21 इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपसे एबॉलिश किए जा सकते हैं या आपसे छीने जा सकते हैं, ठीक है। बट आफ्टर द इंसर्शन ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एज पर नाउ आर्टिकल 359 आपका आर्टिकल 20 एंड 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन दी केसेस ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आपका ड्यूरिंग द इमरजेंसी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी सस्पेंडेड, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट मेक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना। जैसे इसका रेफरेंस हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में भी देखते हैं कि आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिसके बेसिस पर वो उस टाइम पर वो चीज़ पनिशेबल ही नहीं थी। तो जब भी अगर आप कोई एक्ट करते हो और उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, देन आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देकर उस चीज़ को पनिशेबल नहीं बना सकते। इसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। बट यहाँ पर भी हमारे इंडिया में भी ये रूल एप्लीकेबल होता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ क्रिमिनल केसेस, और क्रिमिनल नेचर के केसेस में हमारा ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं करता, बट वी कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू सिविल लॉज, ठीक है। देन वी सी दैट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 1 है सेक्शन 10 जो बात करता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोलता है कि स्टेट शाल मेक नो लॉ इम्पोजिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट्स के पास में ज़्यादा फ्रीडम होती है कि उनको जो भी लॉज बनाने हैं वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, या उनके पास फ्रीडम रहती है कि व्हाट टाइप ऑफ लॉज दे वांट टू मेक, ठीक है। और उनको कौन सी पर्टिकुलर कौन से स्टेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, या व्हेन दे वांट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद द सेंटर, ठीक है। तो स्टेट शैल मेक नो लॉ इम्पोजिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर लेकिन ऐसा कोई भी क्लॉज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएस में, वो सिर्फ 2 बार ही अपॉइंट हो सकते हैं, है ना। सिर्फ 2 बार ही आपके कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पर अपॉइंट हो सकते हैं, दैट इज़ फॉर 8 ईयर्स। जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएस में वो एक बार के लिए 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। सो वहाँ पर 4 ईयर्स का कंसेप्ट होता है, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज़ 4 ईयर्स, बट इन इंडिया जो हमारे प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है, और वो कितनी बार भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी बेसिकली लिमिट नहीं होती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया आपको। देन नेक्स्ट वी सी दैट प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इम्पीच्ड इन द सेनेट, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि यूएस में जो पार्लियामेंट उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, और वहाँ पर भी बेसिकली आपके 2 हाउसेज होते हैं, हाउसेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, ठीक है। तो जो सीनेट होता है जिसको हम अपर हाउस बोल सकते हैं, या विच इज़ इक्विवेलेंट टू राज्यसभा इन दी इंडियन का पर्सपेक्टिव। सो वहाँ पर आपका जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ सीनेट में ही उनका इम्पीचमेंट हो सकता है। लेकिन जब हम आर्टिकल 61 देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है या किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो क्रूशियल डिफरेंस दैट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि गवर्नर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। सो इन दी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर एक ये कंसेप्ट चलता है कि जो भी गवर्नर्स होते हैं किसी भी स्टेट्स के, वहाँ पर पीपल उनको अपॉइंट करती है। मतलब वहाँ पर देर इज वी कैन से दैट देर इज कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर्स। बट हम जैसे जब इंडियन पर्सपेक्टिव में इसकी बात करते हैं एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यहाँ पर जो हमारे गवर्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड दे डज नॉट बेसिकली पार्टिसिपेट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन, ठीक है। देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि जब हम जजेस अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमेशा एक डिबेट का पॉइंट रहता है इवन इन इंडियन पर्सपेक्टिव एंड इवन इन यूएस पर्सपेक्टिव। सो जब हम जजेस अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, सो यूएस में जो सिस्टम फॉलो होता है वो ये होता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व जुडिशरी एट ऑल। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स करते हैं एंड सीनेट उनको कंफर्म करता है, ठीक है। सो बेसिकली वहाँ पर जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बेसिकली वहाँ पर जुडिशरी से कंसल्ट नहीं किया जाता, या वहाँ की जो अपेक्स कोर्ट होती है उनसे हम
कंसल्टेशन नहीं होता है ना, जैसे हम आर्टिकल 124 बात करते हैं जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सो इसमें भी हमने वैरायटी ऑफ केसेस देखे हैं ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स कि कैसे जजेस अपॉइंटमेंट का हिस्ट्री रहा है या कैसे कॉलेजियम की हिस्ट्री रहा है। जब हम फर्स्ट जजेस केस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपका कंसल्टेशन होता है उसका ये मतलब होता है इट डज नॉट मीन कंकरेंस, ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड जजेस एंड थर्ड जजेस केस और फिर रिसेंटली जब हम 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था इन द ईयर 2015, जो स्कोरा वाला आपका जजमेंट है एनजेएसी जजमेंट, वो ये सारे प्लीथोरा ऑफ केसेस बेसिकली आपकी यही बात करते हैं कि जजेस के पास में ही आपको जजेस अपॉइंट करते हैं या कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही हमारे जजेस अपॉइंट होते हैं, ठीक है। आइदर इट कैन बी इन दी हाई कोर्ट और इन दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो कंसल्टेशन वुड मीन कंकरेंस एज पर दी सेकंड जजेस केस विच वाज डिक्लेयर्ड इन 1993, ठीक है। सो या हमको ये चीज़ हमको डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी या ये चीज़ हमको समझ आती है कि यूएस में आपके प्रेसिडेंट ही आपके बेसिकली वहाँ के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं एंड वहाँ पर जुडिशरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। देन फिर इसमें एक और ये भी चीज़ आती है कि जो यूएस सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं दे होल्ड दी ऑफिस टिल देयर लाइफ, है ना, जब तक उनकी आइदर दे वो खुद वॉलंटरी रिटायर नहीं हो जाते या फिर वो जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक बेसिकली दे होल्ड दैट पोस्ट ऑफ जजशिप। बट इन इंडिया हमारा जो जजेस का टेन्योर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इट इज़ 65 ईयर्स एंड इन द केसेस ऑफ हाई कोर्ट इट इज़ 62 ईयर्स, ठीक है, क्लियर। देन हम ये देखते हैं कि अमेंडमेंट प्रोसीजर की जब बात करते हैं देन अमेंडमेंट प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं वहाँ पर काफ़ी रिजिड है ना। आप जैसे देखते होंगे कि टिल डेट यूएस में सिर्फ 27 या 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ही हुए हैं, बट इन इंडिया वी सी दैट मोर देन 105 एंड नाउ रिसेंटली 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव बीन पास्ड। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में रिजिड भी है, बट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर है इट इज़ वेरी रिजिड इन नेचर। क्यों? बिकॉज वहाँ पर आपको दोनों हाउस से उस पर्टिकुलर बिल को पास करवाना पड़ता है एंड इट शुड बी रेटिफाइड बाय 3/4 ऑफ द स्टेट। जो हमारी लिमिट दे रखी है हमारे आर्टिकल 368 में, जहाँ पर कुछ कुछ मैटर्स में बेसिकली आपका जो अमेंडमेंट रिक्वायर होता है वहाँ पर रेटिफिकेशन रिक्वायर होता है बाय 1/2 ऑफ द स्टेट्स, बट इन द यूएस the ratification should be done by the 3/4 of the states and till date only 27 amendments and have been done but 10,000 amendments were proposed, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 10,000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं बट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में टिल डेट सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड कैन रिक्वेस्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि वहाँ पर स्टेट्स के पास में बेसिकली ऐसी कोई पावर नहीं होती है या बेसिकली दे कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट वहाँ पर स्टेट्स को ये पावर दे रखी है। बेसिकली स्टेट्स हैव मोर ऑटोनॉमी और दे हैव ऑल्सो ऑटोनोमस पावर्स एंड दे कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट और बेसिकली देयर कांग्रेस विच इज़ कॉल्ड एज पार्लियामेंट। तो वो अपने वहाँ के कांग्रेस को या प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई भी उनको अमेंडमेंट करना है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में देन दे कैन रिक्वेस्ट, बट सच प्रोविजन डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन यूएस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको सब ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। ओके, क्लियर, थैंक यू।